बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे और इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? जैसे कि हम लोग हमेशा से जानते हैं कि बिजनेस जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होता है और उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे हम नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का नाम दे सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन फाइनेंशियल? कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी है या नहीं है? किसी भी एक्टिविटी का फाइनेंशियल एक्टिविटी होना या नहीं होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में जाता हूँ और मार्केट में जाने के मैं एक पेन परचेज़ करना चाहता हूँ, सपोज़ करते हैं। तो इस पेन को परचेज़ करने के लिए मैं किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जा कर के 1, 2, 4, 10 तरह के पेन देखता हूँ, पर मुझे केवल एक ही पेन परचेज़ करना है। अब मैंने मान लो सबसे पहले इस तरह का एक पेन लिया, ये देखा, चला करके देखा, पर मुझे इसका फ्लो उतना अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको छोड़ दिया और दूसरा पेन उठाया और इसे चला करके देखा। अब ये पेन मुझे अच्छा लगा तो मैंने इससे रेट पूछा, 10 रुपीज़ पर पेन के हिसाब से उसने उसका मुझे रेट बताया। मान लेते हैं मुझे ये पेन पसंद आ गया है और मैं इस पेन को ख़रीदना चाहता हूँ। मैं पॉकेट से 10 रुपये निकाल करके उसको देता हूँ और ये पेन ख़रीद लेता हूँ। अब देखा जाए तो दुकानदार के लिए यहाँ पर दो तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। मैं आया, मैंने पेन पर देखा, पसंद किया और ले गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मैं आता, पेन देखता, 1, 2, 4, 6, 10 तरह के पेन निकलवाता, देखता, पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया या जिस तरह का मैंने पेन परचेज़ करना था, मान लो उस तरह का पेन उस दुकानदार के पास नहीं था और मैं ये कह करके वहाँ से चला जाता हूँ कि दोबारा किसी दूसरी दुकान से देख लूँगा। अब दो तरह की ट्रांजैक्शंस आप समझ सकते हैं यहाँ पर। पहली तरह की ट्रांजैक्शन जिसमें मैंने पेन को परचेज़ कर लिया, वहाँ पर मनी टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ मनी की ट्रांजैक्शन हो जाती है, पैसे का लेन देन हो जाता है। इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जहाँ पर पैसे का लेन देन हो गया, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पर ऐसी ट्रांजैक्शंस या ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि इसे हम बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजैक्शंस में कोई भी पैसे का लेन देन होता है। क्लियर? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली दोज ट्रांजैक्शंस विच वर डिफाइंड और टर्म इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनमें पैसे का लेन देन हो जाए या ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनमें मनी इन्वॉल्व हो जाए, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी सभी ट्रांजैक्शंस को हम छोड़ देंगे, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर? नाउ द सेकंड टर्म इज कैपिटल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? अकाउंट्स को समझने के लिए तीन सबसे ज़रूरी टर्म्स होती हैं जिन्हें समझना बहुत 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 ज़रूरी होता है और उनमें कैपिटल है, एसेट्स है और लायबिलिटीज़ है। हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले कैपिटल से। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो एक मालिक, एक ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस को चलाने के लिए। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस टू रन द बिजनेस स्मूथली।
एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल इंक्रीजेस, कैपिटल बढ़ती है बाय प्रॉफिट्स एंड डिक्रीजेस बाय लॉसेस। मतलब साफ है, जैसे जैसे बिजनेस को फायदा होता चला जाता है ऑनर का पैसा बिजनेस में बढ़ता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे ऑनर की कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे बिजनेस में लॉसेस होंगे ऑनर का पैसा भी रिड्यूस होता चला जाएगा। मान लेते हैं एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए लगाए, गारमेंट शॉप खोली, 8 लाख रुपए का माल खरीदा, 2 लाख रुपए उसने बिजनेस में बाकी कामों में लगा दिए। इस 8 लाख के माल को उसने धीरे धीरे करके बेचा और 9 लाख रुपए में इसे बेच दिया। ये 2 लाख जो उसने लगाए थे वो तो अभी भी बिजनेस में एज इट इज पड़े हुए हैं। यानी आज बिजनेस में देखा जाए तो उसका टोटल पैसा कितना है, 11 लाख। ये 11 लाख कैसे हो गया, ये 8 लाख का माल जो उसने 1 लाख फायदे में बेचा था ये बढ़ करके 8 लाख का माल आज 9 लाख रुपए का हो गया, और उसकी कैपिटल जो 10 लाख रुपए लगी थी बढ़ करके 11 लाख हो गई। इसी का बिल्कुल उल्टा अगर हम देखें, अगर वो इस 8 लाख के माल को 7.5 लाख में बेच देता, यानी 50,000 के नुकसान में बेच देता, तो ऐसे केस में आज उसके पास 7,50,000 कैश या माल का पड़ा हुआ है। 2 लाख रुपए जो उसने बिजनेस में लगाए थे वो वैसे के वैसे पड़े हैं। यानी आज उसकी कैपिटल बिजनेस में कितनी है, 9,50,000, जो कि लगाई गई थी 10 लाख रुपए। अगर हम देखें तो हमारी कैपिटल बढ़ती है अगर हमें प्रॉफिट्स होते हैं, और हमारी कैपिटल घटती है अगर हमें लॉसेस होते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स। इससे पहले कि मैं आप लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताऊं, हम लोग ड्राइंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स? इनवर्स ऑफ कैपिटल। आप ऐसा कह सकते हैं, कैपिटल का बिल्कुल उल्टा। यानी कि कैपिटल क्या है, द मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, और इसका बिल्कुल उल्टा ड्राइंग्स, द मनी withdrawn by proprietor or owner of the business out of business for his or her personal use is called drawings। अगर कोई ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के खर्चे के लिए बिजनेस में से कोई भी पैसा निकलवाता है तो उस निकाले हुए पैसे को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। क्लियर? द नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स? अगर हम एसेट्स को ध्यान से समझें तो क्या है एसेट्स? एसेट्स आर बेसिकली those valuable items which are owned by business and which helps the smooth running of business and by the help of which a business generates revenue। यानी उन वैल्यूएबल आइटम्स को, उन चीज़ों को जिनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है, जिनकी कोई ना कोई वैल्यू है,
उन चीज़ों को जिसे बिजनेस ने ओन्ड किया है, यानी जो बिजनेस के स्वामित्व में है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो चीज़ें जिसे हम बिजनेस का हिस्सा मानते हैं या जो बिजनेस की ही चीज़ें कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है, तो ये कंप्यूटर किसका है, ये लैपटॉप किसका है, ये मोबाइल फ़ोन किसका है, ये फर्नीचर किसका है, ये अगर बिजनेस का हिस्सा है तो दीज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, राइट। वो सभी वैल्यूएबल आइटम्स जिनको बिजनेस ने खरीदा है या बिजनेस के स्वामित्व में है या बिजनेस के पोजीशन में है, एंड बिजनेस में उसे यूज किया जा रहा है फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जिन एसेट्स का हम यूज करते हैं, जिन आइटम्स का हम यूज करते हैं, उन आइटम्स को बोला जाता है एसेट्स। साथ ही साथ ये यूज की जाती हैं इसलिए ताकि ये रेवेन्यू को जनरेट कर सके। रेवेन्यू का मतलब क्या है, हम आने वाले अभी आइटम्स में देखेंगे, हम आगे की टर्म्स में रेवेन्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जिन आइटम्स का यूज़ किया जाता है उन आइटम्स को बोला जाता है एसेट्स। अब एसेट्स बहुत सी तरह की हो सकती हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसेट्स की, तो टाइप्स ऑफ एसेट्स में जो सबसे पहली टाइप आती है वो है टेंजिबल एसेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल वर्ड का मतलब होता है टचेबल। अगर हम बात करें ऐसी कोई भी एसेट्स जिसे हम टच कर सकते हैं, वी कैन फील कर सकते हैं, वी कैन सी जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसी किसी भी एसेट्स को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे हाथ में पेन है तो पेन इज ए टेंजिबल एसेट्स। मेरे पास अभी यहाँ पर बुक पड़ी है तो बुक इज ए टेंजिबल एसेट्स। मैं फर्नीचर का यूज़ कर रहा हूँ तो फर्नीचर इज ए टेंजिबल एसेट्स। जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ दैट बिल्डिंग इज ए टेंजिबल एसेट्स। जिस जगह पर ये बिल्डिंग बनी हुई है द लैंड इज ए टेंजिबल एसेट्स। अगर मैं किसी मशीनरी का यूज़ करता हूँ प्रोडक्शन करने के लिए, दैट मशीनरी इज ऑल्सो ए टेंजिबल एसेट। सो टेंजिबल एसेट्स आर बेसिकली दोज एसेट्स जिन एसेट्स का हम यूज़ करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए, और जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, और जिसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है। ऐसे सभी एसेट्स को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। दूसरी तरह की एसेट्स होती हैं इनटेंजिबल एसेट्स। यानी इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या हो गया? वो एसेट्स जो टच नहीं की जा सकती, अनटचेबल जो होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी दूर है कि हम उसे टच नहीं कर सकते। ऐसी एसेट्स जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं पर हम ना तो देख सकते हैं ना ही उसे टच कर सकते हैं, ऐसी किसी भी एसेट्स को बोला जाता है इनटेंजिबल एसेट्स। बेसिकली किस तरह के एसेट्स को इनटेंजिबल एसेट्स बोला जाएगा? अगर हम बात करें गुडविल की, अगर हम बात करें क्वालिटी की, अगर हम बात करें पेटेंट्स की, पेटेंट्स क्या होते हैं इस बारे में भी आगे जाकर के हम बात करेंगे। तो ऐसी कोई भी एसेट्स जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, गुडविल सिर्फ फील की जा सकते हैं, क्वालिटी सिर्फ फील की जा सकते हैं, पेटेंट सिर्फ फील किए जा सकते हैं। ऐसी कोई भी एसेट्स जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना तो इन्हें हम देख सकते हैं और ना ही इसे हम टच कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स को बोला जाता है इनटेंजिबल एसेट्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, किन एसेट्स को बोलेंगे हम फिक्स्ड एसेट्स? अगर नाम से देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट्स आर बेसिकली दोज एसेट्स विच रिमेन सेम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी एसेट्स जिसे बिजनेस ने खरीदा है लंबे समय के यूज के लिए, जैसे कि बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग खरीदी गई है वो एक लंबे समय की लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदी गई है। मशीनरी, अगर मशीनरी परचेज की गई है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज के लिए किया गया है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। यानी फिक्स्ड एसेट्स आर बेसिकली दोज एसेट्स विच रिमेन सेम
इंटेंजिबल एंड कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी सभी एसेट्स को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अगली टर्म आती है करंट एसेट्स। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स? करंट एसेट्स के बारे में इससे पहले कि मैं करंट एसेट्स को डिफाइन करूं, मैं एक छोटी सी बात आपको यहां पर बताना चाहता हूं। जहां पर भी वर्ड करंट का यूज होगा, चाहे वो करंट एसेट्स के लिए यूज किया जा रहा हो या करंट लाइबिलिटीज के लिए यूज किया जा रहा हो, याद रखिएगा करंट वर्ड का यूज किया जाता है फॉर ए पीरियड दैट वाज लेस देन 12 मंथ्स। ऐसा समय जिसे हम 12 महीने से कम समय के लिए बोलते हैं, ऐसे समय के लिए हम वर्ड यूज करते हैं करंट पीरियड। तो करंट एसेट्स, नाम ही बता रहा है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted or can be used within a period of 1 year। ऐसी कोई भी एसेट्स जिसे हम किसी दूसरे पार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं, किसी दूसरी एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं, या ऐसी एसेट्स जो अपनी फॉर्म को बदल लेती हैं 1 साल के समय के अंदर अंदर, 12 महीने के समय के अंदर अंदर। ऐसी कोई भी एसेट्स जो 12 महीने के समय के अंदर अंदर बदल जाए, ऐसी एसेट्स को बोला जाता है करंट एसेट्स। नाउ क्लियर? करंट एसेट्स के साथ ही अगर हम बात करें तो इससे अगली टर्म आ जाती है लिक्विड एसेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसेट्स, या इसे हम एक और नाम देते हैं क्विक एसेट्स या एसिड टेस्ट एसेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट और क्विक एसेट और एसिड टेस्ट एसेट्स? Liquid assets are basically those assets which can immediately, within a very quick time, within a period of even a day or an hour or even a period, मतलब immediately जिन assets को हम hard cash में convert कर सकते हैं, ऐसी किसी भी assets को बोला जाता है liquid assets। जैसे कि cash itself, अगर हम बात करें कैश की, तो कैश 1000 का नोट तो 1000 का नोट ही रहेगा, तो उसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंक बैलेंस, आपके बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, अगर आप उसे हार्ड कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक दिन में, कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड इज डेटर्स। क्या है डेटर का मीनिंग? अभी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी। नाउ डेटर्स, डेटर्स बेसिकली वो लोग जिनसे हम लोगों ने पैसा लेना होता है, उन्हें हम डेटर्स बोलते हैं। और अगर हमें किसी से अपना पैसा लेना है, अगर सब कुछ ठीक है, एवरी सर्कमस्टांसेस आर ओके, तो हम कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में उनसे ये पैसा इमीडिएटली वसूल कर सकते हैं। हो सकता है पूरा पैसा ना मिले, पर काफ़ी पैसा हम उनसे निकलवा सकते हैं, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर किए जा सकते हैं, पर पैसा हमारे पास जल्दी से वापस आ जाता है। तो ऐसी कोई भी एसेट्स जिसे हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स को बोला जाता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेट आ जाती है जिसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स? बेसिकली ऐसी कोई भी एसेट्स which cannot be seen by naked eyes and which have no value। ऐसा नहीं समझना कि जिसे हम देख नहीं सकते वो सारी की सारी एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में वो एसेट्स होती हैं जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हालांकि एक्सपेंस वर्ड है और आगे जा कर के आप लोगों को ये पता लगेगा कि एक्सपेंसेस को हम एसेट्स नहीं बोल सकते हैं, पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा खर्च कर दें तो
और जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग रन तक उठा सकें, तो ऐसे खर्चों को हमें एसेट साइड पर शो करना होता है और धीरे धीरे हम इन्हें ख़त्म करते हैं। पर ये एडवर्टाइजमेंट पर किया गया खर्चा जिसे हमने एसेट साइड पर रख तो दिया, लगा तो दिया, लेकिन इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आज अगर हम इस एसेट को बेच करके कुछ पैसे लाना चाहें तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं आएगा। इसीलिए इन एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स का नाम दिया जाता है। फिक्टिशियस वर्ड फिक्शन से बना है, यानी कल्पना। तो एक काल्पनिक एसेट है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एसेट आती है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स नाम से पता लग रहा है, ऐसी एसेट्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, या आप ऐसा कह सकते हैं द एसेट्स which were created by nature itself and with value of which reduces by more and more use of एसेट। जैसे जैसे इस एसेट का हम यूज करते चले जाएंगे, इस एसेट की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोल माइंस की, कोल माइंस में रखा हुआ कोयला जैसे जैसे आप निकालते चले जाएंगे, उन माइंस की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे ऑयल, अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, ऑयल की या फॉरेस्ट्स की, तो जैसे जैसे हम इन चीज़ों का यूज़ करते चले जाते हैं, इनकी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है। तो ऐसी एसेट्स जिनको नेचर ने क्रिएट किया है और जिनकी वैल्यू इनके यूज़ के साथ धीरे धीरे घटती चली जाती है, ऐसी एसेट्स को बोला जाता है वेस्टिंग एसेट्स। मेरा ख्याल है एसेट्स के बारे में, इनकी टाइप्स के बारे में अब तक क्लियर हो गया होगा कि किन एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे, किन एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलेंगे, किन्हें करंट एसेट्स बोलेंगे, किन्हें लिक्विड एसेट्स बोलेंगे, कौन सी एसेट्स टेंजिबल होती है, कौन सी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। क्लियर, राइट? नाउ लेट्स गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज लायबिलिटीज। जैसा कि मैंने कहा था, अकाउंट्स को समझने के लिए हमें 3 टर्म्स के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, और उन 3 टर्म्स में सबसे पहली टर्म है कैपिटल, देन एसेट्स, और अब अगली टर्म आ जाती है हमारी लायबिलिटीज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज? लायबिलिटीज बोला जाता है उधारियों को। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करूं तो उधार यानी वो पैसा जो हमने किसी का भी देना है, उस पैसे को बोला जाता है लायबिलिटीज। यानी एनी अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर इज कॉल्ड लायबिलिटी। यानी वो कोई भी पैसा जो हमने किसी बाहर वाले का देना है, इसे हम लायबिलिटीज बोलते हैं। बेसिकली लायबिलिटीज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आप कहेंगे कि मैंने पहले तो बोला आउटसाइडर और अब मैं वर्ड लिख रहा हूँ इंटरनल, तो देखते हैं एक बार। इंटरनल लायबिलिटी बेसिकली वो लायबिलिटी जो हमने अंदर वालों का पैसा देना है। एक बिजनेस ने बिजनेसमैन का जो पैसा वापस करना है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। अब बिजनेसमैन का कौन सा पैसा देना है बिजनेस ने? अगर हम देखें तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को चलाने के लिए अपनी पॉकेट से बिजनेस को कुछ पैसे दिए थे, जिसे हमने वर्ड बोला कैपिटल। अब अभी ना सही 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद और ज़्यादा लंबे समय के बाद कभी ना कभी तो बिजनेसमैन ये एक्सपेक्ट करता है कि उसे रिटर्न्स मिलनी स्टार्ट हों। वैसे तो जो मॉडर्न बिजनेस स्टाइल है उसमें देखा जाए तो बिजनेसमैन
बहुत जल्दी इमीडिएटली अपने पैसे की रिटर्न को चाहता है। लेकिन अगर हम वैसे भी बात करें तो बिजनेस में लगा हुआ पैसा जो बिजनेसमैन ने अपनी पॉकेट से लगाया था, वो एक तरह से उसने बिजनेस को उधार दिया है। तो वो उधार का पैसा अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन का वापस करना है तो इसे बोला जाएगा इंटरनल लायबिलिटी, या वर्ड बोला जाएगा कैपिटल। तो कैपिटल इटसेल्फ इज ए लायबिलिटी टुवर्ड्स द बिजनेसमैन। नाउ एक्सटर्नल लायबिलिटी, बेसिकली ये वो लायबिलिटी है जिसे हम लायबिलिटीज वर्ड से प्रोनाउन करते हैं। नाउ एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर बेसिकली दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल टू द आउटसाइडर्स। वो पैसा जो हमने आउटसाइडर्स का वापस करना है, इसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी से प्रोनाउंस करते हैं। नाउ कौन सी होती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इसके क्या क्या टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आगे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स में? सबसे पहले हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा करंट लायबिलिटीज। तीसरी तरह की लायबिलिटी जिसे हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से भी पुकार सकते हैं। देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर बुक्स में नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को एक पार्ट से ही दे रखा है। नाउ व्हाट इज़ करंट लायबिलिटी? जैसा कि मैंने नाम से ही बोला था, जहाँ पर भी वर्ड करंट वर्ड का यूज़ होगा तो करंट वर्ड का यूज़ जहाँ पर भी आ गया वहाँ आपने समझना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या 12 महीने के समय के अंदर। तो करंट लायबिलिटीज बेसिकली वो लायबिलिटीज होती हैं विच हैज टू बी रीपेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसे हमें 1 साल के पीरियड के अंदर चुकाना होता है, ऐसी लायबिलिटीज को आप करंट लायबिलिटीज का नाम देते हैं। अब कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो करंट नहीं है उसे हम नॉन करंट का नाम देंगे, यानी ऐसी कोई भी लायबिलिटी जिसे हमें 12 महीने के पीरियड के अंदर नहीं चुकाना है, ऐसी लायबिलिटीज को आप नॉन करंट लायबिलिटीज दे देंगे। तो मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्यों लिखा, अब बात करते हैं इसके बारे में। बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम एक लंबे समय के लिए उधार लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक बैंक लोन लिया 12 साल के लिए या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए मैंने एक लोन लिया। जैसे जैसे वो 20 साल का समय ख़त्म होता चला जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो 20 साल का समय मात्र 1 साल रह जाएगा, तो उस 1 साल के समय के अंदर जैसे ही वो लायबिलिटी एंटर करेगी तो क्या मुझे उसे करंट लायबिलिटी नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। तो ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो मैंने 10 साल, 20 साल, 50 साल, 15 साल ऐसे समय के लिए उधार ली है तो मैं उसे क्या बोलूँगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। पर साथ के साथ ऐसी भी बहुत सारी लायबिलिटीज़ हो सकती हैं जिन्हें आपने शुरू ही ऐसे समय में किया हो जहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का समय है पर बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, जिसे हम मिडल टर्म या मिड टर्म लायबिलिटी का नाम भी दे सकते हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के समय के लिए कोई उधार लिया गया हो या कोई ऐसी लायबिलिटी जनरेट की गई हो जिसकी पेमेंट हमें 16 महीने, 17 महीने या 18 महीने के पीरियड के अंदर करनी है, तो ऐसी लायबिलिटीज़ को आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का नाम नहीं देते हैं। ऐसी लायबिलिटीज़ कहलाती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। क्लियर? तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ बेसिकली अगर हम ज़्यादा बुक्स में पढ़ें तो करंट और नॉन करंट की डेफिनेशन में ही है, पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी इसका एक पार्ट होता है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है मेरा ख्याल है अभी तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज
receipts. Now what is the meaning of receipts? अगर हम receipts वर्ड के बारे में देखें तो receipts का मतलब आना। जैसे जैसे पैसा आपके पास आ रहा है हम बात करते हैं कि हमें receipts हो रही हैं। अब receipts बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक कैपिटल receipts, सेकेंड इज रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ किसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स और किसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट है। जिस तरह से मैंने अभी करंट के बारे में आपको बताया था, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में, कि जहाँ पर भी करंट वर्ड आता है वहाँ पर आपको समझना चाहिए कि ये एक 12 महीने से कम समय के लिए बात की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास कहीं पर भी रेवेन्यू रिसीट वर्ड आ जाता है या रेवेन्यू वर्ड आ जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर रिकरिंग की बात की जा रही है, यानी रीऑकरेंस की बात हो रही है, बार बार की बात हो रही है। तो ऐसी कोई भी रिसीट जो बार बार आपके पास होगी, जो बार बार आपके पास आ रही है, जैसे कि अगर हम बात करें सेल ऑफ गुड्स की, तो कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन अपने माल को बार बार बेचता है। ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है दुनिया में जो एक बार अपने माल को बेचने के बाद दोबारा उसे बेचना ना चाहे। तो हर दुकानदार की ये कोशिश होती है कि वो अपने माल को बार बार बेचे। रिसीट ऑफ रेंट, अगर हम बात करें किराए की, तो अगर कोई किसी ने अपना मकान या अपनी दुकान किराए पर दे रखी है तो ऐसा कोई भी मकान मालिक आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने अपने मकान का किराया एक बार ले लिया, मैं बार बार नहीं लूँगा, मैं अगले महीने उस किराए को नहीं लूँगा। अरे जनवरी का किराया ले लिया, फरवरी 1 तारीख, 2 तारीख या 5 तारीख को फिर से वापस पहुँच जाएगा भाई साहब किराया, मार्च में फिर, अप्रैल में फिर। तो रिसीट ऑफ रेंट इज ए काइंड ऑफ रिकरिंग रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट। ऐसी कोई भी चीज़ जो बार बार आपके पास आ रही है, जो बार बार आपको रिसीव हो रही है और जिसकी वजह से आपके पास इनकम जनरेट हो रही है, ऐसी किसी भी रिसीट को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट के बाद नेक्स्ट वर्ड आ जाता है कैपिटल रिसीट। नाउ कैपिटल, जहाँ पर भी वर्ड रेवेन्यू का मतलब आता है रिकरिंग से, और कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है नॉन रिकरिंग के लिए। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हमने कैपिटल वर्ड का मतलब तो ये माना था कि कैपिटल तो पैसा, वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसे हम कैपिटल वर्ड बोलते हैं। यहाँ कैपिटल अकेला वर्ड नहीं है, ये कैपिटल वर्ड का यूज़ किया जा रहा है रिसीट्स और एक्सपेंसेस के साथ। तो अगर कैपिटल रिसीट्स की बात की जा रही है तो इसका मतलब नॉन रिकरिंग रिसीट्स की बात की जा रही है, एक ऐसे पैसे की बात की जा रही है जिसे आप बार बार रिसीव नहीं कर रहे हो, यानी जिसमें हर बार आपके पास रिसीट नहीं होगी, ये वंस इन ए टाइम आप ऐसा कह सकते हो, कभी कभार रिसीव होने वाला पैसा है। जैसे कि अगर आप सेल ऑफ बिल्डिंग करते हैं तो सेल ऑफ बिल्डिंग करके पैसा आपको एक बार रिसीव होता है, बार बार रिसीव नहीं होता। अगर आपने एक बिल्डिंग 50 लाख रुपए की बेची है, ये तो हो सकता है कि 1-1 लाख करके आपको 50 बार वो पैसा मिल जाए, पर 50 लाख रुपए आपको 50 बार रिसीव नहीं होंगे। तो ये कहना गलत होगा कि 1-1 लाख रुपए तो हमें बार बार मिल रहे हैं तो हम इसे रेवेन्यू रिसीट मान लेते हैं, तो दैट वॉज नॉट ए रेवेन्यू रिसीट। सेल ऑफ बिल्डिंग करी, 50 लाख रुपए आपको मिले हैं, पर 50 लाख एक ही बार मिलेंगे आपको, बार बार वो रिसीव नहीं होंगे। तो ऐसे रिसीट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। क्लियर? नाउ रिसीट्स के बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारी एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर वर्ड का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है पेमेंट्स के लिए, यानी ऐसा कोई भी पैसा जो आपकी पॉकेट से निकल गया, ऐसा कोई भी पैसा जो आपने कहीं पर चुका दिया, आपने पैसा दे दिया, ऐसे पैसे को बोला जाता है एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एक्सपेंडिचर? तो हम एक्सपेंडिचर वर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, the second is revenue expenditure,
थर्ड पार्ट बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, फिर से याद दिलाना चाहूँगा, जहाँ पर भी रेवेन्यू वर्ड का यूज़ होता है वहाँ पर रेकरिंग वर्ड का यूज़ हो रहा है, बारंबार वर्ड का यूज़ हो रहा है, वो चीज़ बार बार होने वाली चीज़ है जहाँ पर वर्ड रेवेन्यू। सो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ऐसे खर्चे जिसे आपने बार बार चुकाना है, हर बार चुकाना है, ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर आप परचेज ऑफ गुड्स करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सप्लायर के पास गए, आपने एक बार उसे ऑर्डर किया और उसको एक बार पेमेंट किया और उसे कह दिया कि भाई साहब मेरे को 1 लाख रुपए का माल चाहिए, 1 लाख रुपए दे दिए। अब वो बेचारे की ड्यूटी बन गई हर महीने 1 लाख का माल आपको पहुंचाने की, और आप उसको बोलते रहो कि मैंने एक बार तो पैसे दे दिए, बार बार थोड़ा ना दूंगा पैसे अब तेरे को मैं। तो रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या है? बार बार। सो अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो जितनी बार भी आप माल को खरीदेंगे उतनी बार आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट ऑफ रेंट, एक बार किराया दिया आपको बार बार देना है। पेमेंट ऑफ सैलरीज, आपने एक बार किसी को सैलरी पे की, आपको बार बार करनी है। पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, जितनी भी तरह के खर्चे होते हैं, खर्चे बेसिकली वो जिनको हम करते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो अगर रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई पैसा खर्चा जा रहा है और अगर हम उसे बार बार खर्च कर रहे हैं तो इस तरह के खर्चों को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? फिर से बात वही आ जाती है, कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है नॉन रिकरिंग नेचर के लिए। नॉन रिकरिंग यानी वो चीज जो बार बार नहीं होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो खर्चे होते हैं जो एक बार किया, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। परचेज ऑफ गुड्स में आपको गुड्स बार बार परचेज करने हैं, पर परचेज ऑफ बिल्डिंग या परचेज ऑफ मशीनरी में आपको बार बार मशीनरी के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर से बात वहीं पर आ जाती है कि अगर मान लो आपने 5 लाख रुपए की एक मशीनरी परचेज की है और उस 5 लाख की मशीनरी के लिए आप 10-10 हज़ार की पेमेंट 50 बार कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम तो बार बार पेमेंट कर रहे हैं भैया, इसका 50 बार पेमेंट करने हैं बड़ा। 5 लाख की पेमेंट तो आपने एक ही बार की ना। 5 लाख की पेमेंट करने के लिए आपको बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख की पेमेंट को आपने एक ही बार पे किया, चाहे उस पेमेंट को करने के लिए आपने 50 बार 10-10 हज़ार रुपये करके पेड किए, पर आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी, एक मशीनरी को खरीदने के लिए एक ही बार आपने 5 लाख रुपए दिए, आपने बार बार 5 लाख रुपए पेड नहीं किए हैं। सो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर आप एसेट्स को परचेज करते हैं या किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं। तो लाइबिलिटी की पेमेंट को करने के लिए भी अगर आप कोई अमाउंट पे करते हैं और इस तरह का अगर कोई खर्चा आपका हो जाता है तो इस तरह के खर्चों को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब बात करते हैं उस तीसरी तरह के एक्सपेंडिचर की जिसे पहले रोक दिया गया था और इसे नाम दिया जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डिफर्ड वर्ड का यूज किया जाता है लैप्स ऑफ पेमेंट्स के लिए, यानी कि पेमेंट आपको करनी आज है पर अगर आप उस पेमेंट को कुछ समय के बाद करते हैं तो इस तरह के लिए अगर आपने एक लाइबिलिटी जनरेट कर दी है तो वो डिफर्ड वर्ड यूज किया जाता है। पर साथ में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड आने की वजह से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नाउ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बाय नेचर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी एक बार खर्चा किया, अगर वो चीज़ आपको दोबारा लेनी है तो उसके लिए बार बार खर्चा करना पड़ता है। लाइक जैसे एडवर्टीजमेंट, एक बार एडवर्टीजमेंट अगर आपने की है तो अगर दोबारा एडवर्टीजमेंट करनी है तो आपको दोबारा से पैसे को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक खासियत ये होती है कि ये पैसा खर्चा तो एक बार गया पर इसका बेनिफिट हम एक लंबे समय के लिए उठा सकते हैं। जैसे कि अभी भी हमने बात की एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर किया गया अगर कोई भी खर्चा है और एडवर्टाइजमेंट पर अगर आपने एक बार खर्चा किया पर अगर आप उसका इस्तेमाल और उसका बेनिफिट एक लंबे समय तक उठा पा रहे हैं
तो इस तरह के खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दिया जाता है। और अगर आपको याद हो, मैंने अभी बोला था इससे पहले जब मैं एसेट्स को डिफाइन कर रहा था, फिक्टिशियस एसेट्स को डिफाइन कर रहा था, तो मैंने नाम लिया था कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को हमने एसेट्स में डाल दिया। और उसको डालने का रीज़न भी यही था कि एडवर्टीजमेंट पर अगर कोई हैवी अमाउंट खर्च किया जाता है जिसका बेनिफिट आप एक लंबे समय तक उठा सकते हैं, तो इसके ऊपर किए गए खर्चों को आप एक बार में पूरा का पूरा प्रॉफिट में से चार्ज नहीं कर सकते। इस तरह के खर्चों को चार्ज करने के लिए हमें 2 साल, 4 साल, 5 साल, यानी जब तक भी हम उस एसेट का, उस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं, हम उतने समय तक इस एसेट को इस एडवर्टीजमेंट को यूज़ कर सकते हैं और इसके खर्चों को उतने समय में डिवाइड करके धीरे धीरे अपने प्रॉफिट में से चार्ज कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इस पर किए गए खर्चे को एसेट साइड पर शो करना पड़ता है। क्लियर? द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंस। अभी हमने बात की थी एक्सपेंडिचर की। अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में फ़र्क है। एक्सपेंडिचर वो कोई भी अमाउंट जो आपकी पॉकेट में से खर्च हो गया उसे हम एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं, पर एक्सपेंस वो पैसा जो आपने खर्च किया है पैसा कमाने के लिए। अगर आप पैसा कमाने के लिए कोई पैसा खर्च करते हैं तो उस खर्चे को हम नाम देते हैं एक्सपेंस। नाउ एक्सपेंसेस बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ प्रीपेड प्री मीन्स पहले, पेड कर दिया, यानी कि समय आने से पहले ही जिस पैसे को चुका दिया आपने, इस तरह के खर्चों को बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी पेड इन एडवांस। यानी आपका अभी पेमेंट का समय नहीं आया था, पर उससे पहले ही अगर आपने अपने खर्चों की पेमेंट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जनवरी मंथ का किराया देना था, आपको फरवरी मंथ का किराया देना था, आपको मार्च मंथ का किराया देना था, आपने जनवरी मंथ में ही फरवरी और मार्च की पेमेंट भी अगर कर दी है, तो ऐसे केस में जब तक फरवरी या मार्च ड्यू नहीं हो जाता, जनवरी मंथ में अगर आपने फरवरी और मार्च की पेमेंट कर दी, तो ऐसी पेमेंट्स कहलाएंगी प्री पेमेंट्स, या ऐसे खर्चों को नाम दिया जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। राइट? नाउ व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? बिल्कुल इसका उल्टा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। ऐसा कोई भी खर्चा जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन जिसकी पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई है, ऐसे खर्चों को हम नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। बिल्कुल उल्टा, जैसा कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च की बात की जा रही थी, अभी हमने पहले जनवरी मंथ में ही फरवरी और मार्च की पेमेंट की थी। अब जनवरी भी निकल गई, फरवरी भी निकल गई, पर रेंट की पेमेंट नहीं हुई, और मार्च भी निकल गया, पर अभी तक रेंट की पेमेंट अगर नहीं हुई है तो जनवरी का किराया भी आउटस्टैंडिंग, फरवरी का किराया भी आउटस्टैंडिंग और मार्च का किराया भी आउटस्टैंडिंग ही है। यानी कि अगर एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो चुके हैं लेकिन अगर आप समय पर उन एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो चुके हैं पर अनपेड है, तो अनपेड एक्सपेंसेस को हम नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? द नेक्स्ट टर्म इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे अभी मैंने बीच में स्किप कर दिया था पहले, डेटर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर्स? डेटर्स आर बेसिकली दोज पर्सन्स, वो लोग टू हुम, जिन्हें हमने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, वो लोग जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है, वो लोग जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है, ऐसे लोगों को बोला जाता है डेटर्स। डेटर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, वो लोग जिन्होंने हमें पैसे देने हैं,
वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं या वो लोग जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है, उन लोगों को नाम दिया जाता है डेटर्स। बिल्कुल इसका उल्टा क्रेडिटर्स। यानी क्रेडिटर्स कौन से हो गए? दोज पर्सन्स फ्रॉम whom we purchased goods on credit। वो लोग जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है, ऐसे लोग जिनके हमने पैसे देने हैं, जिन लोगों ने हमसे पैसे लेने हैं, वो लोग जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है, उन लोगों को नाम दिया जाएगा क्रेडिटर्स। अब अगर हम देखें और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि डेटर्स कौन है, एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स कौन है, एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, तो इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा सोचो तो आपको पता लग जाएगा। डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, यानी मेरा पैसा है, मेरे पास आना है, और मैंने क्या बताया था, जो चीज़ मेरी है, जो चीज़ मेरे पास आनी है, जिस पर मेरा स्वामित्व है, जो मेरे पोजीशन में है, वो मेरी एसेट है। सो डेटर्स आर माई एसेट्स। अब ये किस तरह की एसेट है? इसे मैं टेंजिबल बोलूँ या इनटेंजिबल बोलूँ? क्या मैं इसे टेंजिबल वर्ड बोल सकता हूँ? हालांकि डेटर को मैं छू करके देख सकता हूँ, इसे मैं छू सकता हूँ, इसे देख सकता हूँ, इसे फील कर सकता हूँ, पर स्टिल दीज एसेट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स। क्यों इंटेंजिबल एसेट्स? क्यों बोला जाता है डेटर्स को इंटेंजिबल एसेट्स? क्योंकि मुझे डेटर का मतलब वो पर्सन हो गया जिनसे मैंने पैसा लेना है, पर वो पर्सन मेरी एसेट नहीं है, उससे लेने वाला पैसा मेरी एसेट है। सो मैं एज ए पर्सन तो उसे देख सकता हूँ, पर उस पैसे को नहीं देख सकता जिसे मुझे लेना है। सो डेटर्स को हम इंटेंजिबल एसेट बोलूँगा। अब ये करंट है या फिक्स्ड एसेट है? बड़ी सीधी सी बात है। जिन लोगों से मैंने पैसा लेना है, मैं कोई 10 साल इंतजार नहीं करूंगा उनसे पैसा लेने के लिए। अगर मैंने उनको उधार में माल बेचा है तो मैं चाहता हूं मेरे को विद इन 10 डेज, 15 डेज, 1 महीने के अंदर अंदर ये पैसा मेरा वसूल हो जाए। तो बेसिकली ऐसी कोई भी एसेट जिसे 1 साल के अंदर अंदर मैं रिकवर कर सकता हूँ, ऐसी एसेट्स को मैं करंट एसेट्स अगर बोलता हूँ। तो डेटर्स से तो 15-20 दिन या 1 महीने 2 महीने के अंदर मुझे पैसा लेना है, तो ये मेरी करंट एसेट हो गई। क्या ये मेरी लिक्विड एसेट भी है? तो हाँ, ये मेरी लिक्विड एसेट है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं इनसे इमीडिएटली पैसा भी वसूल कर सकता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इनकी कंडीशन रख सकता हूँ कि भैया आज माल खरीदा है, मेरे को साथ के साथ पेमेंट दो, नहीं दे सकते शाम तक दे दो, कल तक दे दो, बहुत हद हो गई, मैं इनके घर जा कर के इनसे पैसे ला सकता हूँ। तो डेटर्स मेरी लिक्विड एसेट्स भी होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ हैं और ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इनकी पेमेंट हमें बहुत ही थोड़े समय के अंदर अंदर करनी होती है। विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज हमें इनकी पेमेंट करनी है। 12 महीने तो एक बहुत लंबा समय होता है क्रेडिटर्स के लिए, हमें बहुत इमीडिएटली इन लोगों की पेमेंट करनी पड़ती है। सो ऐसे लोग जिनको हमने पैसे देने हैं और बहुत जल्दी पेमेंट करनी है, तो ऐसे क्रेडिटर्स को हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। सो डेटर्स आर करंट एसेट्स एज वेल एज लिक्विड एसेट्स एंड क्रेडिटर्स आर करंट liabilities. Clear? The next thing is goods. Now what is the meaning of goods? किसे हम बोलते हैं goods? अगर हम बात करते हैं goods की, तो goods are basically those assets which were purchased, जिन्हें खरीदा गया था for रीसेलिंग पर्पस, बेचने के उद्देश्य से। तो ऐसी एसेट्स जिसे हमने बेचने के मकसद से परचेज किया था, ऐसी एसेट्स को, ऐसी आइटम्स को नाम दिया जाता है गुड्स का। सो क्लियर? गुड्स क्या होते हैं? द नेक्स्ट थिंग इज डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब क्या है? तो depreciation is basically fall in the value of any fixed asset।
किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी का आ जाना, ड्यू टू, किस वजह से वो कमी आई, वियर एंड टियर, टूट फूट की वजह से, यूजफुलनेस, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, टाइमलीनेस, समय बीत जाने की वजह से, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाने की वजह से, यानी किसी भी वजह से अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कुछ कमी आ रही है तो उस कमी को नाम दिया जाता है डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो दीज आर द बेसिक टर्म्स जिन्हें हम लोगों ने देखा और जिनके बारे में अगर हम बात नहीं करते तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी को समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती। अब आगे जितनी भी क्लासेस होंगी और उन क्लासेस में जैसे जैसे मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूंगा तो उनमें ये टर्म्स यूज़ होंगी और हमें अकाउंटिंग और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। सो आज हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।